माई सेल्फ डॉक्टर M.K. पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। बच्चों, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसके लिए जो रिजिड रोटेटर और डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, किस एनर्जी लेवल की कितनी रोटेशनल ऊर्जा होती है, उसके हमने पिछली क्लास में कैलकुलेशन किया था और हमारे पास एक फार्मूला आया था जिसके अनुसार हम किसी पर्टिकुलर रोटेशनल एनर्जी लेवल की जो है वैल्यू वो ज्ञात कर सकते हैं और वो आई थी हमारे पास EJ बराबर BJ इंटू J प्लस 1। ये था सेंटीमीटर इनवर्स में। अब हम बात करते हैं आगे सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन का नियम। क्या चयन के नियम होते हैं? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, चयन का नियम ये होते हैं कि किसी विशेष संक्रमण के लिए विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि एक रोटेशनल क्वांटम नंबर में चेंज या एक रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज के लिए कितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कितने प्रकार के चेंजेज हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास आता है डेल्टा J इजिकल टू प्लस माइनस 1 या J डबल डैश माइनस J डैश बराबर डेल्टा J इजिकल टू प्लस माइनस 1, जहाँ J डबल डैश जो है वो अपर एनर्जी लेवल को बताता है और जो J डैश है वो लोअर एनर्जी लेवल को बताता है। माना कि हमारे पास ट्रांजिशन 2 से 3 में हो रहा है, तो हमारे पास जो 3 वैल्यू होगी J की वो J डबल डैश के बराबर होगी और जो 2 है वो J डैश के बराबर होगी और डेल्टा J की जो वैल्यू है वही डेल्टा J जो प्लस माइनस 1 है वो ये बताता है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 यही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 से 5वें में अगर ट्रांजिशन हो जाएगा या तीसरे से छठे में ट्रांजिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जंप सिर्फ एक का ही होगा। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल अवशोषण स्पेक्ट्रा ही आते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रा का मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो सकता है, यानी कि पहले एनर्जी लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में या तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में। ऐसा नहीं है 5वें से चौथे में ट्रांजिशन होते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वे हमारे पास प्लस वाले ही होंगे, यानी डेल्टा J की वैल्यू हमेशा प्लस 1 ही होती है। तो हमें बेसिकली घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन का नियम जो है वो डेल्टा J इजिकल टू प्लस 1 ही होता है। अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं और हम बताते हैं कि स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त होता है। माना संक्रमण J से J प्लस 1 की ओर हो रहा है तो घूर्णन सेंटीमीटर इनवर्स में निम्न समीकरण द्वारा दी जा सकती है। घूर्णन ऊर्जा का मान जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। EJ इंटू J टू J प्लस 1 हो रहा हो या न्यू J टू J प्लस 1 हो रहा हो, तो हमारे पास देखिए वैल्यू आती है BJ प्लस 1 J प्लस 2 माइनस BJ इन J प्लस 1। हमने J में केवल एक ऐड किया है। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था BJ इंटू J प्लस 1, तो J में प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अगर हम J प्लस 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास J प्लस 2 हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिख दिया BJ इंटू J प्लस 1 इंटू J प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास B कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है BJ प्लस 1 J प्लस 2 माइनस J इंटू J प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो BJ स्क्वायर प्लस 2J प्लस J प्लस 2 माइनस J स्क्वायर माइनस J। अब इसको कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है B इंटू 2J प्लस J2। अब इसमें 2 भी कॉमन लिया जा सकता है तो हमारे पास आ जाता है 2B इंटू J प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स में, जहाँ पर J रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो अगर हम J की जगह जो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स या जो ट्रांजिशन है पर्टिकुलर उसके लिए जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो
तो इस प्रकार अगर हमारे पास ट्रांजिशन अगर 0 से 1 हो रहा हो, 1 से 2 हो रहा हो, 2 से 3 हो रहा हो, तो हमारे पास वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 2b सेंटीमीटर इनवर्स, 4b सेंटीमीटर इनवर्स और 6b सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्राप्त होंगी। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। उपरोक्त जो ई रोटेशनल है सेंटीमीटर इनवर्स में, या तरंग संख्या है, या आवृत्ति के मानों से स्पष्ट होता है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो दूरी होती है, उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो एक समान रहती है, 2b होती है। अब हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में इसको अगर हम बात करते हैं, एक रिजिड रोटेटर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, या डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव करता है, उसके लिए हम जो है इस प्रकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। देखो, हमने एक तरफ रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू रख रखी है सेंटीमीटर इनवर्स में, और दूसरी तरफ हमने जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं वो वैल्यूज़ रखी हुई हैं जे की वैल्यू या एनर्जी लेवल्स की वैल्यू, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो जाएगा 0 से लेकर। तो हम बात करते हैं पहले जो है, अगर हम जो फॉर्मूला हमारे पास आया था बी जे इंटू जे प्लस 1, उसमें अगर 0 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास जे की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आता है, 1 रखते हैं तो 2b आता है, और 2 रखते हैं तो 6b आता है, 3 रखते हैं तो 12b आता है, और 4 रखते हैं तो 20b आता है, और 5 रखते हैं तो 30b आता है। तो इनके बीच में जो इस वैल्यू आती है 2b 4b 6b 8b और 10b, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमेशा 2 का डिफरेंस आता है। जैसे 2b से 4b होता है, 2 हो गया, 4b से 6b 2b हो गया, 6b से 8b फिर 2 का डिफरेंस, 8b से 10b जो है फिर 2 का डिफरेंस। इस प्रकार से हमारे पास हमेशा 2 का डिफरेंस ही आता है, और इस प्रकार से हमारे को जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है उनमें जो स्पेसिंग होती है, उनमें जो अंतर होता है वो हमेशा 2b का ही। तो इस प्रकार से हम ये स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। घूर्णन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता। घूर्णन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता से मतलब ये है कि उस रेखा की हाइट कितनी है, पर्टिकुलर जो हमें रेखाएं स्पेक्ट्रम में प्राप्त हुई उसकी हाइट कितनी है। जिसकी जितनी हाइट अधिक होगी उतना ही उसका इंटेंसिटी अधिक होगी, यानी कि उसकी तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा। यदि किसी लाइन की ऊंचाई ज़्यादा है तो सिग्नल ज़्यादा तीव्रता का होगा, तथा अधिकतम ऊंचाई वाली लाइन की इंटेंसिटी अधिकतम होगी, जिसके लिए हम जे मैक्सिमम कहते हैं या मैक्सिमम इंटेंस लाइन कहेंगे। हमारे पास एक इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ आता है रिलेटिव इंटेंसिटी और जे के बीच में, जैसा आपको ये ग्राफ दिखाया हुआ है। इसके जो आता है उसमें अलग अलग लाइंस की हाइट दी हुई है, तो जो सबसे ऊंची हाइट वाली है उसको मैक्सिमम इंटेंस लाइन कहा गया है। अब हम बात करते हैं ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, या कारक किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं। 2 कारक मुख्य रूप से इनको प्रभावित करते हैं, एक तो आबादी, और यानी कि अणुओं की संख्या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे कितनी है, और ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डीजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स। तो सबसे हम पहले बात करते हैं आबादी या अणुओं की संख्या, पॉपुलेशन के बारे में। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या समान हो। इसकी संख्या या आबादी बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द्वारा बताई जाती है, और किसी संक्रमण को संपन्न करने वाले अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता उतनी ही होगी, क्योंकि जब अणुओं की संख्या अधिक होगी तो ट्रांजिशन का होने की संभावना भी अधिक हो जाएगी। जब ट्रांजिशन होने की संभावना अधिक हो जाएगी तो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार एन जे इंटू एन जीरो ई की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, जहाँ पर एन जीरो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या है, के जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उस जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स है। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया गया है। ई जे है जो रोटेशनल एनर्जी है। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण आई उसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि एन जे
अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ई जे अपॉन के टी। इसको अपन इंटेंसिटी कह सकते हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन जे अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ई जे इंटू के टी। अब दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता की संभावना। यानी कि अगर अपभ्रष्टता का मतलब ये होता है कि जितने भी ऊर्जा स्तर हैं उनमें किसी प्रकार का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, यानी कि सारे के सारे एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो एक है। अगर एनर्जी लेवल्स की वैल्यू एक होगी तो हमारे पास वहाँ पर अणुओं की संख्या ज़्यादा होने की संभावना अधिक हो जाएगी। अगर अणुओं की संख्या ज़्यादा होने की संभावना हो जाएगी तो ट्रांजिशन होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी, और ट्रांजिशन संभावना जितनी ज़्यादा होगी लाइन उतनी ही अधिक इंटेंस होगी। सभी ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा समान हो तो डी जनरेट एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, तथा ऊर्जा स्तरों में इस गुण को डी जनरेसी कहते हैं। घूर्णन ऊर्जा स्तरों की डी जनरेसी जितनी ज़्यादा होगी तो किसी विशेष ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या अधिक होगी, और अणुओं की संख्या अधिक होगी तो संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता भी अधिक होगी। यानी कि इंटेंसिटी जो होगी वो जी जे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जी जे जो है वो डी जनरेसी फैक्टर कहलाता है, और इसकी वैल्यू जो होगी 2J+1 होगी। यहाँ पर J जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल है या रोटेशनल क्वांटम नंबर है। अतः किसी रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की जो तीव्रता जो होगी वो डीजनरेसी फैक्टर तथा बोल्ट्जमान एक्सपोनेंशियल फैक्टर के गुणनफल से ज्ञात की जा सकती है। सो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द डीजनरेसी फैक्टर इनटू बोल्ट्जमान एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब हमारे पास समीकरण आ जाता है जी जे इंटू एन जे अपॉन एन जीरो इजी। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। जी जे की वैल्यू हो जाएगी 2J+1 और एन जे अपॉन एन जीरो की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2J+1 ई की पावर माइनस बी जे इंटू J+1 अपॉन के टी। अब हम वैल्यू रख दी हमने इसकी ई जे की वैल्यू, तो इंटेंसिटी जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 2J+1 ई की पावर माइनस बी जे इंटू J+1 एच सी अपॉन के टी के बराबर हो जाएगी। यदि इंटेंसिटी को जे रोटेशनल क्वांटम नंबर के विरुद्ध प्लॉट किया जाए तो एक रिजिड रोटेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कमरे के ताप पर हमारे को निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। अतः जे के मान के लिए रिलेटिव इंटेंसिटी का मान अधिक होगा, जिसे निम्न प्रकार से ये ग्राफ आता है, और हमारे पास एक पहले स्टार्ट से कम होते होते मैक्सिमम आता है, और ये मैक्सिमम आने के बाद फिर डिक्लाइन होता है, और ये जो मैक्सिमम आता है एक पर्टिकुलर किसी रोटेशनल नंबर पे आता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर रोटेशनल एनर्जी लेवल पे या फिर पर्टिकुलर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू के साथ इंटेंसिटी के मान मैक्सिमम होगा। जैसे इस ग्राफ में 2 के आसपास जे मैक्सिमम की वैल्यू बताई हुई है। अतः जे मैक्सिमम की जो हमारे पास आता है रिलेटिव इंटेंसिटी का मान, उसको व्यक्त करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है के टी अपॉन 2HCB की पावर हाफ माइनस हाफ। और यदि जे की वैल्यू फ्रैक्शन में आने पर उसको राउंड ऑफ कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए जे मैक्सिमम की वैल्यू 7.65 हो तो जे मैक्सिमम 8 कर लेना चाहिए। एक एग्जांपल भी मैं बताता हूँ आपको। CO2 अणु के लिए 298 केल्विन पर जे का मान लगभग 7 आता है, जहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, तो 7 वैल्यू इसको अपन कर सकते हैं। लगभग 7 आता है तो उसको 7 कर लेते हैं अपन। अब हम आगे बात करेंगे बंद लंबाई का निर्धारण और घूर्णन स्पेक्ट्रा और रिजिड रोटेटर का, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।